DFCCIL। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना एक टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ा और एक एक चीज़ पढ़ी। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे जुड़े इस तरीके से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यू चैनल था हमारा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि इतने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े इतने जल्दी में और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियोज़ को पसंद भी किया। ठीक है, तो अब हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दिया और एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया। हमने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन उसमें से कर दोगे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, उसके बाद में भी सबसे लास्ट की जो मैंने एक वीडियो डाली है आपके उसमें कल, जिसमें था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ग्राफ, तो उसके बाद में तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। ठीक है, उससे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके साथ में बैठ के उसमें ग्राफ्स बनाए हैं। अब आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिस तरीके से आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक देखा है और उसमें पढ़ा भी है और आपको समझ में भी आया है, अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आज सिर्फ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये आया कैसे और किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, और देखो भाई, बात ऐसी है, अपने लोग हर एक टॉपिक को इजी करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने माइक्रो में हर एक टॉपिक को इजी करके पढ़ा, वैसे हम मैक्रो में ही पढ़ेंगे। आपको लग सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया या फिर बहुत हार्ड करके पढ़ा दिया। देखो, हार्ड तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बट हाँ ये हो सकता है कि आप किसी और जिस टीचर का देखोगे तो उसने उतने ज़्यादा ब्रॉड वे में या फिर उतने ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि ऊपर की एक वो डेफिनेशंस बता दो और उसको समझा दो। तो देखो, मैंने वैसा नहीं किया। मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के हैं। ठीक है, जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती या फिर कभी पढ़ी नहीं उन्होंने, क्योंकि उनका उसमें कोई और सब्जेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, मुझे भी साइंस में प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, इसलिए मैंने डीप में जाके एक एक कंसेप्ट को पढ़ाया है। ठीक है, तो कुछ भी हार्ड नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल आपको बेसिक्स और बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और ख़त्म भी किया माइक्रो। अब आज हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो क्या होता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और ये भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से आया, कि किस तरीके से 1700s में एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी। ठीक है, द नेशंस वेल्थ ऐसे करके बहुत बड़ा नाम था उसका। तो आपको बुक का नाम याद रखना है हमेशा के लिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं वो बुक का नाम। ठीक है, तो उसके बाद में किस तरीके से लिखी गई वाली बुक, फिर उस समय पे कैसे उनका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी था वो चेंज हुआ, फिर वो किस तरीके से इकोनॉमी बनी 1930s तक आते आते उसका नाम इकोनॉमिक्स फॉर्मल एक सब्जेक्ट बना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई थी क्लास में। और फिर उसके बाद हमने माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस भी देखा था। तो हम माइक्रो में तभी तक क्या पढ़ रहे थे ना, सब कुछ इंडिविजुअल लेवल का पढ़ रहे थे कि एक डिमांड कर्व एक सप्लाई कर्व है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी एक डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। और इक्विलिब्रियम पॉइंट किसका है, एक इंडिविजुअल बंदे का, कि मैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाता हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से क्या व्यूज़ हैं, हमने वो देखा था। किसी एक इंडिविजुअल सप्लायर्स की क्या व्यूज़ हैं, हमने वो भी देखा था सप्लाई में। ठीक है, हमने मार्केट देखे थे। तो ये सब कुछ हमने अपने पीछे कवर कर लिया है। अब देखो, मैक्रो क्या कहता है, मैक्रो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा, तो जिसको हम कभी भी, मैक्रो की कोई वो नहीं है, क्या नाम है, कोई लिमिट नहीं है। आप जो कुछ भी इसमें डाल सकते हो वो सब मैक्रो में ही आता है। ठीक है, अब हम यही देखेंगे कि हमारा मैक्रो में क्या क्या आता है। तो देखो, जैसे क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल है, ये बंदा एक इंडिविजुअल है। ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है ए। ठीक है, ए क्या जाता है ना, ए मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाता है। ठीक है, ये 10 रुपये का या डेली 100 रुपये का खर्चा करके सामान लेके आता है। ठीक है, आजकल महंगाई तो इतनी है कि उसमें 100 रुपये से कुछ नहीं होता, उसमें 1500 रुपये डेली के चाहिए। ठीक है, ये 100 रुपये मान लो सर खर्चा लेके आता है। बट क्या इस इंडिविजुअल जो ए है, इसके मार्केट में 100 रुपये खरीदने से मार्केट में कोई फ़र्क पड़ता है इतना ज़्यादा? जाहिर सी बात है कि एक इंसान के मार्केट में कोई वो अगर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक खरीद रहा है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। बट वहीं एक अगर सोसाइटी या एक पूरा हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, वो उठ के वही सामान खरीदने के लिए जाता है तो फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जो इंडिविजुअल जो है ना वो माइक्रो है। ठीक है, तो उसकी जो हमने डिमांड, जैसे हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई अपना, तो वो इंडिविजुअल का डिमांड एंड सप्लाई था। आप पूरी जब एक सोसाइटी, एक कंट्री या पूरी एक डिस्ट्रिक्ट या पूरे एक स्टेट ही जब खरीदने के लिए चले जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि जब एक पूरा का पूरा होलसम एक बड़ा सा एक तबका उठ के जब सामान खरीदने के लिए जाए कोई भी, तो उसको हम कहेंगे हमारा एग्रीगेट डिमांड। और जब बहुत सारी फर्म्स, इंडस्ट्रीज मिलके एक ही प्रोडक्ट को सप्लाई करने लग जाए तो उसको कहेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ।
ठीक है। एग्रीगेट का हिंदी में जो मतलब होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एग्रीगेट मतलब बहुत सारे, उसका एक समूह, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के एक जो ग्रुप बना हुआ है वो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू बता दिया ना मैंने आपको। आज की क्लास में हम लोग बस इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अब डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो इसमें मैंने कार्टून कुछ लगाया ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जैसे हमारे क्या क्या चीज़ को वो काउंटर करता है। सबसे पहले तो जो दुनिया की जो इकोनॉमी होती है ना, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हमारा जो भी बजट है, जो भी गवर्नमेंट बजट लेके आती है, आरबीआई की पॉलिसी लेके आ रही है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो है नहीं, ये पूरी पूरी कंट्रीज़ के लिए आता है। इन्फ्लेशन रेट कितना है, कि जैसे एड्स का देखो इसमें क्या है कि कितना हमको एड ऊपर से मिल रहा है, फिर नीचे तक आते आते कितना कम चले जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है कि जैसे हमारा इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम हो गया, और ये सब कुछ हमारा किस में आता है, आरबीआई हो गया, मनी के टर्म्स हो गई। ठीक है, जब M1 M2 M3 M4 होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको क्लासेस में, जब हमारी क्लासेस आएंगी। हाँ, तो ये सब कुछ हमारे किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, बहुत बड़ा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो आगे अब डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते थे, एक पर्सन जो है वो सामान लेने के लिए जा रहा है मार्केट में, तो इससे कोई ज़्यादा मार्केट प्रभावित नहीं होता। ठीक है, वहीं पे इतने सारे लोग हैं, मतलब एक झुंड हो गया कि 200 500 1000 2 लाख लोग हो गए। ठीक है, ये लोग जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक होल इकोनॉमी बन जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्रॉड एग्रीगेट्स इन द इकोनॉमी। मतलब एक बहुत बड़े एग्रीगेट को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इन पर्टिकुलर द नेशनल आउटपुट, पूरी एक कंट्री के अंदर। देखो जब हम एक इंडिया की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी हमें एक कंट्री या फिर एक स्टेट नहीं कहते, हम एक इकोनॉमिक प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक प्लेस है पूरा पूरा। इसमें क्या करते हैं, इसके जितने भी अंदर लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई करेगा। मतलब जो भी कुछ वो खरीदेंगे या बेचेंगे या फिर इनकम कमाएंगे, तो कहाँ पे खर्च करेंगे, इंडिया में ही करेंगे। सामान खरीदेंगे इंडिया से ही खरीदेंगे, बनाएंगे इंडिया में ही बनाएंगे। तो ये एक मतलब क्या है, एक इंडिया की टर्म में हम एक इकोनॉमिक स्टेट लेते हैं। ठीक है, उसका हम इंडिया कहते हैं। तो वही हमारी एक इकोनॉमी होती है। तो क्या कहता है कि जैसे नेशनल आउटपुट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, एंड द BOP। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ BOP। बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, एक ही चीज़ समझ में आएगी, लास्ट होगा सबसे ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में हमारा कवर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भाई देखते हैं हम इतना ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है, नेशनल आउटपुट हमारी कंट्री में कम बनता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, चाइना कुछ देता है, कुछ US से लेना पड़ता है, क्रूड ऑयल्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हो गया। तो क्या ये नेशनल आउटपुट्स में ये सब कुछ आता है कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। फिर BOP जो हम खरीद रहे हैं उसकी एक बैलेंस शीट बनती है कि मतलब यहाँ पे आएगा कि जो हमने खरीदा वो सामान है, यहाँ पे आएगा जो हमने बेचा वो सामान है, इस तरीके से। ठीक है, आगे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अभी तो बस हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं इसकी। फिर आगे क्या कहता है, द मेन बॉडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी अप्लाइज टू द डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन वेयर प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड ईदर डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल थ्रू द मीडियम ऑफ फर्म्स। देखो क्या है कि 2-3 तरीके की इकोनॉमीज हो सकती हैं कंट्री में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम सब के सब एक ही जितने डेवलप्ड हैं। हम थोड़े कम डेवलप्ड हैं, US से ज़्यादा डेवलप्ड है, अफ्रीकन कंट्रीज हमसे भी कम डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं ना, ये ज़्यादातर कहाँ पे अप्लाई होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ अप्लाई होती हैं। और कैपिटलिस्ट में भी वाली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो ज़्यादातर डेवलप हो चुकी हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत एक जाहिर से रीज़न है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ गया ना, कि आप एक ऐसी इकोनॉमी में हो या कंट्री में हो जहाँ पे आपको पूरा राइट है कि आप कुछ भी अपनी लैंड खरीद रहे हो। ठीक है, आपने इंडिविजुअल लैंड खरीदी, इसके पर एक फैक्ट्री लगा ली और उस पर आपका ही राइट है पूरा का पूरा। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, जैसे ये आपकी सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री मतलब रशिया, ठीक है, चाइना को तो आप सोशलिस्ट में मत ही रखो, दोगलापंथी करता है, तो आप उसका हटाइएगा। ठीक है, रशिया अगर हम कहेंगे, रशिया हो गया, क्यूबा हो गया, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो भी प्योर सोशलिस्टिक हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ पे जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल ज़मीन या फर्म या फैक्ट्री को ओन नहीं करता। तो आप इसमें किस तरीके से अपनी डिमांड एंड सप्लाई को, तो कोई मार्केट तो है नहीं यहाँ पे कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई मार्केट ने डिटरमाइन किया, ऐसा तो होता नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड भी कुछ नहीं बन सकती। तो इसके लिए क्या होता है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स होती हैं हमारी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रो करती हैं, या फिर उसकी जो थ्योरीज हैं वो अप्लाई होती हैं। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं भाई। जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ फर्म्स खोलने की फ्रीडम है, खरीदने की फ्रीडम है, अब वहीं तो आपकी थ्योरीज अप्लाई होंगी। जहाँ पे आपको फ्रीडम ही नहीं है, वहाँ पे थ्योरीज कैसे अप्लाई कर पाओगे, खासकर जो इकोनॉमिक्स हैं वो।
ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, द ब्रॉड इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कंसर्न ऑल सिटीजन्स, ठीक है। ये ऑल को कंसर्न करता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कंसर्न करता था, इंडिविजुअल लेवल को, ठीक है। वहीं पे हमारा मैक्रो किसको कंसर्न करता है, ऑल एग्रीगेट को, जैसे मैंने आपको बताया। वाइल द प्राइसेस एज अ होल राइज और कम डाउन, ठीक है। ये देखो ये देखता है कि क्या प्राइस राइज करेगा, मतलब क्या हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज़ को देखता है। इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री एज अ होल और सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। एक कंट्री है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स डिवाइड होते हैं ना, मेनली तो 3 है हमारे, एक और अभी बन रहा है। तो जो ये बन रहा है आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि कौन सा एक नया सेक्टर है जो कुछ सालों में भी डेवलप होकर बाहर आएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो देखो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। अब देखो इकोनॉमी हमारी क्या बताती है, मैक्रो इकोनॉमिक हमारा ये स्टडी करता है कि प्राइमरी में कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, सेकेंडरी में कितनी हो रही है, टर्शरी में कितनी हो रही है। प्राइमरी का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, सेकेंडरी का क्या है, टर्शरी का क्या है। हम जैसा देखते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होता जाता है, और वहीं पे जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट तो जो है एम्प्लॉयज़ जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वो बहुत ही कम है, बट उसके बाद में भी उसका जो इकोनॉमी है जो वो बहुत बड़ी है, ब्रॉड है। मतलब कि आप ये समझिए जो प्राइमरी सेक्टर का हम मोटा लें तो 56 से 57% लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं इंडिया के, ठीक है, आज भी इस टाइम पे। तो अब देखिए मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसमें प्राइमरी सेक्टर में हमारी आती है, और कुछ 10 to 15% मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, और रिमेनिंग जो है हमारे 30% तक वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। ये मतलब कोई फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, एक मोटी बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक इसका उल्टा है। टर्शरी सेक्टर जो है हमारा ये 60 to 70% हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, ठीक है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। आप सोचिए, और प्राइमरी सेक्टर सिर्फ हमारी 10 to 15 को करता है। तो आप सोचिए मतलब कितना ज़्यादा वो है। तो ये सब कुछ चीज़ें कौन देखता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। वट वुड बी द रीजनेबल इंडिकेटर्स टू शो दैट द इकोनॉमी इज बेटर और वर्स, ठीक है। इकोनॉमिक जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं उसको भी मैक्रो इकोनॉमिक ही स्टडी करता है। वट स्टेप्स इफ एनी कैन द स्टेट टेक, ठीक है, स्टेट टेक, तो स्टेट क्या स्टेप्स ले जिसकी वजह से इंप्रूव कर सके इकोनॉमी में हमारी। जैसे हमारी कुछ बजट्स में कुछ योजना आती हैं, ठीक है, कुछ आरबीआई अपनी तरफ से कुछ एमपीसी पॉलिसीज लेके आता है, कभी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, कभी लूज मॉनेटरी पॉलिसी, कभी डियर मनी करता है, कभी चीप मनी करता है। तो ये सब कुछ पॉलिसीज होती हैं, एमपीसी की मीटिंग होती है, ठीक है। तो क्यों होती है, क्या होता है, ये सब कुछ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट मेक अस थिंक अबाउट द हेल्थ ऑफ अवर कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आया ना, एज अ होल। मैं तो सबको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्यों बता रहा था, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री एज अ होल को हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ही पड़ता है। दीज क्वेश्चंस आर डेल्ट विद इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम आगे अपनी देखेंगे। तो ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही कवर होती हैं जितनी हमारी चीज़ें हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। क्या हुआ कि 1929 में ना पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। अभी तक जो ग्रेट डिप्रेशन है, इतना बड़ा ग्रेट डिप्रेशन कभी नहीं आया। मतलब आप ये समझिए कि वो जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो अभी कोविड की वजह से जो डिप्रेशन आया ना मार्केट में, मतलब जो हमारी जो स्ट्रक्चर जो डूब गया, सारे कोलाइड जो हो गया पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज धीरे धीरे करके, तो उससे भी बड़ा एक वो था, डिप्रेशन था, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ 1929 में, आप यूएसए और क्योंकि हम तो अपनी तो कुछ कह ही नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि हमारी तो सिचुएशन, हमारी तो कमर तोड़ी हुई थी भाई ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे। हमारी क्या पूरी वर्ल्ड लेवल पे जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, उन्होंने बुरी हालत कर रखी थी, तो हम भी उनमें से एक थे, ठीक है। तो हम अपनी तो कुछ बात नहीं करते उस टाइम के लिए। हालांकि हमारी कुछ इकोनॉमी हो गई, लेकिन यूरोप ने उसको, यूके ने उसको ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम हमारे कोई डाटा बेस नहीं था भाई, कुछ नहीं था, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना, जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, तो इसने सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया वो किसको किया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में भी कौन, यूएसए ही था बस, ठीक है, और कोई नहीं है। फिर उसके बाद में क्या करता है ना कि इनकी जो इकोनॉमीज थी वो बुरी तरीके से गिर गई। और इकोनॉमीज गिरने का क्या कारण था, उसके वजह से कारण था कि मार्केट एक तरीके से कोलैप्स हो गए सारे के सारे। और जब मार्केट कोलैप्स हुए तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई मार्केट कोलैप्स हुए क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं अभी तक वो सारी की सारी तो चल रही है हमारी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ही अगर हमारे मार्केट कोलैप्स हो गए तो ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। कुछ हमारे उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी स्टडी करी, रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि भाई जो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। कौन सी इकोनॉमिक्स है ये, माइक्रो है। मतलब कभी हम एक कंट्री को एज अ होल तो लेके चले ही नहीं, हम तो हमेशा इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई देखते रहे। इंडिविजुअल का हमने मार्केट्स पढ़ लिए अपने, बस वही चला। लेकिन हमने कभी एज अ कंट्री ऐसा होल तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए हमारी कंट्रीज जो हैं, इकोनॉमीज हैं, वो क्या करेगी, डूब गई।
और इकोनॉमिक्स डूबने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप मतलब अपनी इकोनॉमिक्स को संभाल नहीं सकते। और देखो अब मैं आपको ये थ्योरी पढ़ के बताऊंगा ना तो आप लगे, ओ माय गॉड, इतना बुरा हाल आज तक कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ दैट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स। ठीक है, देखो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर रहा है, आपका आउटपुट भी गिर रहा है। ठीक है, इट अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, सही बात है। जब यूरोप का क्या था ना, पहले यूरोप का पूरी दुनिया पे कब्जा था, तो जब यूरोप की इकोनॉमी गिरेगी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर जाएगी। तो ये कोई चंबा होने वाली बात नहीं। डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वॉज लो। ठीक है, डिमांड जो थी एकदम से गिर गई, आपके यहाँ पे डिमांड है नहीं प्रोडक्ट्स की। एंड क्या कहते हैं फिर उसके, मैनी फैक्ट्रीज वर लेइंग आइडियल, मतलब कि फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ गई, वर्कर्स को काम से निकाल दिया गया, सबको उठा के बाहर फेंक दिया कि निकलो ऐसे निकलो, अब हमारे पास में आपके लिए पैसे देने के लिए है ही नहीं। यूएसए में 1929 से लेके 33 मतलब विद इन अ 4 ईयर ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर 25% हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कितना बड़ा, सिर्फ 4 साल में ही 3% से 25%, मतलब 1/4 जो पॉपुलेशन है यूएस की वो क्या हो गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गई। फिर क्या कहता है, ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट ऑफ यूएसए फेल बाय अबाउट 33%। जो एग्रीगेट जो आउटपुट था, मतलब कंट्री में जितना भी कुछ बन रहा था वो क्या किया, वो 33% से फॉल कर गया। दिस इवेंट्स मेड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन अ न्यू वे। इकोनॉमिस्ट ने सोचा भाई क्या हुआ ऐसा कि हम तो सब कुछ सही तरीके से चला रहे थे बट हमारी इकोनॉमी फॉल क्यों कर गई। The fact that the economy may have long-lasting unemployment had to be theorized about and explained। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, कुछ इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने कुछ अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में कुछ पढ़ाई करी। क्या किया, केन्स ने एक बुक लिखी, जो बुक एक अटेम्प्ट किया, मतलब उन्होंने एक बुक बनाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने क्या किया कि उनके जो पहले जितने भी हमारे एडम स्मिथ वगैरह थे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करते थे, बट केन्स ने क्या किया ना, हिज अप्रोच वाज टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी इन इट्स एंटायरली का मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरी इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश करें एंड एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स। पहले क्या होता था ना, एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्टर को ही देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा केन्स की जब बुक लिखी गई तो केन्स ने कहा भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम इंडिविजुअल सेक्टर्स को क्यों पढ़ते हो, हमारे कुछ और भी सेक्टर्स हैं, सबके सब इंटरडिपेंडेंट है, हम कोई भी एक इंसान तो नहीं वो कर रहा डिमांड को या फिर सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, फिर हम लोग किसी एक ही को क्यों पढ़ते हैं, हम लोग एज अ होल क्यों नहीं पढ़ रहे। तो बस वहीं पे जब उसने बोला ना एज अ होल क्यों नहीं पढ़ रहे, उसी टाइम पे हमारी स्टार्ट हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और यहीं से हमारे कौन सा सब्जेक्ट एक नया बॉर्न हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर क्वेश्चन आ गया भाई कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो हम क्या लिख के आएंगे, केन्स। ठीक है, और इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे क्या कहा जाता है, केन्शियन इकोनॉमिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता था पहले के ज़माने में, जब ब्लैंक पेज देखते हैं खाली वाला, तो क्या होता था ना उस टाइम पे, एक मिनट इसके साथ क्या होता था उस टाइम पे कि मतलब आपने कुछ थ्योरीज बनाई। ठीक है, ये हमारी एक कंट्री है, तो इसमें थ्योरी जो हमारे बनाते थे इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी सरकार को, जो हमारी गवर्नमेंट जो है, उसको मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करनी। ठीक है, इंटरवेंशन मत करो आप जितनी भी हमारी डिमांड है, सप्लाई है मार्केट में, अपने आप ही प्राइस को क्या करो, प्राइस को डिटरमाइन करने दो। ठीक है, उसने ये बात कही इकोनॉमिस्ट ने कि आप गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट में प्राइस को वो करने दो, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने दो, और बस वहीं पे आपकी सुधार होगा इकोनॉमी में। ठीक है, पहले के इकोनॉमिक्स ये कहते थे, बट क्या हुआ कि और 1700 से मतलब स्टार्ट नहीं थी, जब हमारे एडम स्मिथ साहब ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में तो नेचुरल है भाई, उसको हम खत्म नहीं कर सकते और कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही भी बात थी। और फिर उसके बाद में क्या बोला कि इकोनॉमी अपने आप से करेक्ट होती है, इकोनॉमी में आपको करेक्शन की कोई जरूरत नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करे वही इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितने भी हमारे पहले वाले थ्योरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये कहा, और वो क्या कहते हैं कि हमारी जो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, उनको इंटरवेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलने दो। बट लेकिन जब इतना ज़्यादा फॉल हो गया इकोनॉमी में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हो गया, तो जब कुछ अपनी तरफ से करेक्ट ही नहीं हो पाया तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म लेना पड़ा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ने एक नई टर्म दी, उसमें कहा कि फिजिकल पॉलिसी आएगी, जिसको कौन देगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया में बजट लेके आती है, वो फिजिकल पॉलिसी होती है।
ठीक है। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट को आप इंटरवेन करने दो मार्केट में, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करवा पाएगी कि जब जब हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी करनी है, हमको इन्फ्लेशन कितना रखना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कोई डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं तो फिर आप जो अभी जो ग्रेट डिप्रेशन आया है, बाद में इससे भी बड़े बड़े ग्रेट डिप्रेशन आएंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लेके आते हो। बस उसी के बाद से क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम एज अ कंट्री एज अ होल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर चलो अब देखते हैं हम लोग। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि मैंने आपको थ्योरी समझा दी, हिस्ट्री इसकी समझा दी। अब क्या हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, और नेशनल इनकम नहीं मतलब कि हमारे क्या क्या इसमें टॉपिक्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, जिसको हम NIP कहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम पढ़ेंगे इसको। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, ये नेशनल इनकम का टॉपिक है। मनी एंड बैंकिंग दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट एक में आते हैं। एक हम लोग पहले मनी पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपना बैंकिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग में ही हम लोग सब कुछ अपना पढ़ लेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, कि हमारी RBI को लूज मॉनेटरी पॉलिसी कब लेके है, CRR कब बढ़ाना है, SLR किस टाइप पे बढ़ाना है, फॉरेन रिजर्व किस तरीके से मेंटेन करेगा RBI, ये सब कुछ हम लोग अपना पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये इसमें हम लोग अपना ISLM मॉडल एक होता है हमारा, वो पढ़ेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक भी, इसमें हम MPS पढ़ेंगे, MPC पढ़ेंगे, APS पढ़ेंगे। ठीक, मतलब कवर सब कुछ करेंगे। गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, हमारे फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे। आप देखते हो ना इन्फ्लेशन रेट है हाई है, आपको समझ में नहीं आता होगा अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं हो कि इन्फ्लेशन रेट हाई क्यों चला गया, कंट्री ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। ठीक है, और कितना एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब इन्फ्लेशन रेट मार्केट में रखना सही है, ये सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हमारा गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, और बजट डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको करेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या हैं रेवेन्यू के, ये पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हमारा टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक। अब देखो कुछ इसमें कार्टून्स मैंने लगाए हैं। क्या हाई प्राइसेस क्या है, हाई प्राइस कितना जा सकता है जिस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी ना, काट दे उस रस्सी को कि उसको प्राइसेस को डाउन करवा दे। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। फिर कि हमारे पास में जो हमारा है क्या, टैक्सेस कितना आए कि गवर्नमेंट अपने रिजर्व को उसमें मेंटेन करे, और कितना मतलब लोग उसमें सहन कर सकते हैं टैक्सेस, और टैक्सेस बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट के मोटिव क्या है, गवर्नमेंट किस टाइम पे टैक्सेस को कम करती है, किस टाइम पे बढ़ाती है, उसके पीछे क्या क्या मोटिव्स हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपने। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि अब हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब हम कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नेशनल इनकम रहेगा। नेशनल इनकम में भी क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो हमको ज़्यादा कोई डीप में जाना नहीं है, तो हम लोग नेशनल इनकम के डीप में नहीं जाएंगे। ये है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को टर्म्स वगैरह समझ में आए कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और इनको शेयर कीजिए। आप बताइए दूसरे लोगों के साथ में कि हम किस तरीके से कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया है DFCCIL का, और अब हम लोग कितना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, मतलब पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, ये जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी नेशनल इनकम के बाद से। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग अपना मार्केटिंग या फिर CRM से कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और अपना कवर कर लेंगे। मार्केटिंग को ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ में अभी जुड़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल स्टार्ट करो, और बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, एकदम डीप में जाके। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।